जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने जो है क्लास लेकर आया हूं भूगोल की। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास को आपको ध्यानपूर्वक देखना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। आप सभी बार बार डिमांड कर रहे थे, तो कैप्सूल 1 लेकर आया हूं आज आपके सामने भूगोल की रहने वाली प्यारे विद्यार्थियों कैप्सूल फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को क्लास को ध्यानपूर्वक देखना प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और पढ़ने वाले विद्यार्थी अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से मन लगा के पढ़ो, क्योंकि आपके सामने बहुत कम दिन बचे हैं, ठीक है। फरवरी चल रहा है और फरवरी में आपका पेपर है, तो कुछ भी दिन नहीं है आपके पास, टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास। मन लगा के पढ़ो। मैं जो करवा रहा हूं इनको अच्छे से याद कर लेना, हर एक प्रश्न को। आज कैप्सूल फर्स्ट है तो कल कैप्सूल सेकंड भी लेके आ जाऊंगा मैं जल्दी, ठीक है। और ये देखिएगा कक्षा 12 भूगोल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैप्सूल फर्स्ट है आपके सामने। और इससे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। 1 फरवरी से अपनी क्लास शुरू हुई थी, उसके अंदर रामबाण बैच, ठीक है। बैच का नाम क्या है? रामबाण, ठीक है। रामबाण बैच से प्यारे विद्यार्थियों 100% मैं गारंटी लेता हूं, पूरा का पूरा जो पेपर है ना वो इसी बैच से मिलने वाला है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने अगर ये ज्वाइन कर लिया, अभी हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 10,000 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं इस बैच के साथ, ठीक है। ये देखिएगा इसके अंदर मैंने क्या क्या करवा रखा है, और अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी मैं बता देता हूं। आपको क्या पढ़ना है, जैसे आज आप ज्वाइन करते हैं इस बैच को, तो आपको क्या पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंदर मैंने क्या क्या करवा रखा है वो देखिएगा। इसमें देखो आपको क्या पढ़ना है, अगर आज ज्वाइन करते तो आपको यह पढ़ना है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था हमारी बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हमारी बुक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक प्रिय विद्यार्थियों ब्लूप्रिंट के अनुसार मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने ब्लूप्रिंट के अनुसार करवा रखे हैं। तो आपको ब्लूप्रिंट के अनुसार पूरे चैप्टर कवर करने दोनों बुक के, ठीक है, ये करना है इस बैच के अंदर। दूसरा बुलेट क्लास को पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। मैंने एक बुलेट क्लास लगा 5-6 बुलेट क्लास लगा रखी उसके अंदर, तो बुलेट क्लास को अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, रट्टा लगा लेना उसको। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अगर बाहर चला गया अपने इस रामबाण बेस से एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मैं आगे पढ़ना ही छोड़ दूंगा। मैं आपके बीएससी की तैयारी भी नहीं करवाऊंगा, आगे कुछ नहीं पढ़ूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। इतने गारंटी ले रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों को, पूरा का पूरा पेपर मिल जाएगा आपका। 6 बोर्ड पेपर मैंने सॉल्यूशन करवा रखे इस बैच के अंदर, 6 कैप्सूल क्लासें दे रखी है इसके अंदर, और एक महा मैराथन क्लास दे रखी है। तो एक महा मैराथन, 6 बुलेट क्लास, 6 बोर्ड पेपर और बुलेट क्लास, और यहां पर ये देख रहे हैं आप सभी, बस यही कवर करना है। एक तो ब्लूप्रिंट के अनुसार चैप्टर वाइज पढ़ना है, बुलेट क्लासें को पढ़ना है, 6 बोर्ड पेपर को पढ़ना है, कैप्सूल क्लासों को पढ़ना है, 6 कैप्सूल दे रखी है, और एक महा मैराथन क्लास। ये पढ़ लो, ये कवर कर लो, इससे 12 क्वेश्चन नहीं जाएगा, पूरी गारंटी मेरी। पूरा का पूरा पेपर इनसे ही मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने अभी ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर से जाकर दिखे महेंद्र ब्यावर कोचिंग लिखना, सर्च करना, अपना ऐप आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। प्यारे विद्यार्थी जो नहीं जुड़े रामबाण बैच के साथ जुड़ जाइएगा, अभी टाइम है। 100 में से अगर 100 नंबर लाना चाहते हैं तो ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। मैं एक बार फिर बता देता हूं, आपका रामबाण बैच है और ये अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ठीक है। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, पूरा गारंटी बेच रहेगा। अगर एक क्वेश्चन भी से बाहर चला जाए तो मैं आपके पैसे रिफंड कर दूंगा और आगे पढ़ना ही छोड़ दूंगा, ठीक है। पूरी 100% गारंटी लेता हूं, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो प्यारे विद्यार्थियों में स्टार्ट करते हैं। आपके सामने ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप जरूर अच्छे से कवर करें। देखिएगा, तो आज का हमारा यहां पे पहला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, बुलेट आपके कैप्सूल फर्स्ट है। कैप्सूल फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है कि रुको और जाओ निश्चयवाद ये सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये दिया था प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद रखना है, ये जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? यहां पे ये सिद्धांत दिया था रुको और जाओ। अब प्यारे विद्यार्थियों टेलर जो होता है वो रुकता है जाता है, रुकता है जाता है, तो ग्रिफिथ टेलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी। रुको और जाओ जो सिद्धांत है ये निश्चयवाद, इस सिद्धांत के विद्वान कौन है? ग्रिफिथ टेलर है, ठीक है। और अगर आपको पूछे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके सामने विचारधारा है ना, नवनिश्चयवाद विचारधारा पूछे कि नवनिश्चयवाद विचारधारा के जो है समर्थक कौन है? नवनिश्चयवाद विचारधारा के जो है समर्थक कौन है? सिद्धांत किसने दिया? तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। इसी विचारधारा में एक सिद्धांत आता है रुको और जाओ, यानी कि उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने, ठीक है। तो ये याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, भूल मत जाना आप सभी। मैं इसको थोड़ा यहां पे बताना चाहूंगा आप सभी को, देखो एक्सप्लेन करूंगा यहां पे। देखो आपको याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि 3 विचारधारा आपके सामने आती है। एक तो आती है पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा आती है। दूसरी आपके सामने आती है संभववाद विचारधारा, ध्यान रखना, संभववाद विचारधारा। एक आपके सामने आती है नवनिश्चयवाद विचारधारा। कौन सी विचारधारा? नवनिश्चयवाद विचारधारा।
इन तीनों विचारधारा के आप समर्थक जरूर पढ़ लेना। नवनिश्चयवाद विचारधारा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले पर्यावरण निश्चयवाद, इसके समर्थक कौन है? इसके समर्थक है रेडजल, ठीक है। इसमें रिटर, रेडजल है, रिटर, इसके अलावा हेम्बोल्ट है। ये इसके प्रमुख विद्वान है जो इसका समर्थन करते हैं। संभववाद विचारधारा के समर्थक कौन है प्यारे विद्यार्थियों? विडाल डिला ब्लास। कौन है? विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास जो है वो संभववाद विचारधारा के क्या है? समर्थक हैं। उसी प्रकार से नवनिश्चयवाद के कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। याद रखना, ग्रिफिथ टेलर, जिसमें एक सिद्धांत क्या आता है? रुको और जाओ, रुको और जाओ, यानी कि उत्पत्ति विकास करो लेकिन अपनी सीमा में रहकर करो। इसके भी समर्थक कौन है? ग्रिफिथ टेलर है। तो तीनों के आपको यहां पर याद रखना है, अच्छे से याद रखो प्यारे विद्यार्थियों, मन लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इनको याद करो, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न देखो आपके सामने। दूसरा प्रश्न यह है, मानव विकास का क्या अर्थ है? मानव विकास का अर्थ क्या है? तो आप लिखेंगे इसका आंसर मानव विकास। प्यारे विद्यार्थियों, मानव विकास, मानव विकास का क्या अर्थ है? आप लिखेंगे इसका आंसर मानव विकास, यानी कि मनुष्य के जीवन के विकल्पों में तो क्या हो? वृद्धि हो। मनुष्य के जीवन के विकल्पों में तो क्या हो? वृद्धि हो। मनुष्य के जीवन के विकल्पों में वृद्धि हो, और कैसा परिवर्तन हो? गुणात्मक परिवर्तन हो। कैसा परिवर्तन हो? गुणात्मक परिवर्तन हो। इसे ही क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? मानव विकास। बस आप याद रखना, एक तो विकल्पों में वृद्धि और एक गुणात्मक परिवर्तन को हम मानव विकास कहते हैं। मानव विकास क्या है? तो मनुष्य के जीवन में विकल्पों में वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन को मानव विकास कहते हैं। बस इतनी सी परिभाषा आपको यहां पर याद रखना, एक तो विकल्पों में वृद्धि और गुणात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? मानव विकास कहलाता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना आप सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा है कि प्रवास के अपकर्ष कारक के दो उदाहरण दीजिएगा। प्रवास के अपकर्ष कारक जो है इसके प्रमुख दो उदाहरण आपको बताने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, प्रवास के हमारे सामने दो कारक हैं। प्रवास के कितने कारक हैं? प्रवास के हमें दो कारक देखने को मिलते हैं। पहले तो प्रवास का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? पहले देखो, प्रवास की बात करूं, जैसे कि मेरा ये उद्गम स्थान है, अभी मैं यहां पर खड़ा हूं, अभी मैं यहां पर हूं प्रेजेंट में, तो ये मेरा कौन सा स्थान हुआ? ये मेरा स्थान हुआ उद्गम स्थान। कौन सा स्थान हुआ? उद्गम स्थान। मैं यहां से यहां चल दिया, यहां से यहां, वहां से यहां चला मैं, ठीक है। तो ये मेरा कौन सा स्थान है? गंतव्य स्थान है। मतलब मैं यहां पहुंच गया हूं, ये मेरा गंतव्य स्थान है। जहां से लोग चलते हैं, प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, जहां से लोग चलते हैं, जहां से लोग चलते हैं वो स्थान कहलाता है उद्गम स्थान। और जहां पर लोग गमन करते हैं, जहां लोग पहुंच जाते हैं, वो स्थान कहलाता है गंतव्य स्थान। प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहां से चला, यहां पहुंचा, तो मैंने क्या किया? ये प्रवास किया। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रवास कहलाता है। सीधी सी परिभाषा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ये याद कर लेना आप सभी। प्रवास किसे कहते हैं? जनसंख्या का स्थानांतरण प्रवास कहलाता है। अब यहां पर हमने बात की कि प्रवास की प्रमुख, जैसे प्रवास के अपकर्ष कारक है, दो उदाहरण दीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रवास के दो महत्वपूर्ण कारक है। प्रवास के दो महत्वपूर्ण कारक है। कौन कौन से कारक हैं? पहला कारक है आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, प्रवास का पहला महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा आपके सामने, एक तो हो जाएगा अपकर्ष कारक। कौन सा कारक है? अपकर्ष कारक। और दूसरा हो जाएगा आपके सामने प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, दोनों के अर्थ भी समझाने वाला हूं, देखिएगा। अपकर्ष, अप यानी कि अपनी ओर, अप यानी कि अपनी ओर, अपनी ओर जो आकर्षित करे वो तो होता है प्यारे विद्यार्थियों अपकर्ष। और जिस स्थान को हम छोड़ के चले जाते हैं वो स्थान होता है प्रतिकर्ष कारक। समझ रहे आप सभी? अपकर्ष का मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे यहां पर मैं अगर वापस देखो, एक बार वापस लिखता हूं, ये दोनों कारक आपको पता होना चाहिए। प्रवास के दो महत्वपूर्ण कारकों में देखो मैंने यहां पर बताया आपके सामने, एक तो है प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष, और दूसरा है अपकर्ष, अपकर्ष। प्रतिकर्ष का मतलब होता है जिस स्थान को हम छोड़ रहे हैं। अब क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि यहां पर क्या है? रोजगार का अभाव है, रोजगार की कमी है, रोजगार का अभाव। यहां पर शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का क्या है? अभाव, शिक्षा की कमी है। अरे यहां पर तो स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या है? अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में कमी। यहां पर तो बेरोजगारी है, यहां पर तो बेरोजगारी है, ठीक है, रोजगार का अभाव। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सब हो रहे हैं तो इस स्थान को हम छोड़ना पसंद करेंगे। यहां पर तो जल की कमी है, यहां पर तो जल की कमी है। तो बताओ आप इस स्थान को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? छोड़ेंगे ना। तो इस स्थान को हम छोड़ रहे हैं और यहां हम पहुंच गए। यहां क्यों पहुंचे? यहां क्यों गए हम? क्योंकि यहां पर जो है रोजगार, रोजगार उपलब्ध है, यहां पर शिक्षा का स्तर उच्च है, अच्छी शिक्षाएं मौजूद है, यहां पर सभी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं जो है मौजूद है, ठीक है। यहां पर जो है सभी प्रकार के, मतलब लोग बेरोजगार नहीं, ये सब कुछ काम मिल गए यहां पे, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं आप सभी, जहां पर सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो वो अपकर्ष कारक, और जहां सुविधाओं की कमी हो वो प्रतिकर्ष कारक। जहां सुविधाओं की कमी हो प्रतिकर्ष, जहां सुविधाएं मौजूद हो अपकर्ष कारक। जहां अच्छी सुविधाएं मिल जाए वो अपकर्ष कारक, जहां सुविधाओं की कमी हो,
जहां सुविधा नहीं मिल रही हो वो प्रतिकर्ष कारक। ये है प्रवास के दो कारक, प्रतिकर्ष और अपकर्ष, दोनों के बीच आप समझ गए ना अंतर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न ये पूछा है कि प्रवास के अपकर्ष कारक के दो उदाहरण लिखिएगा, तो प्रवास के अपकर्ष कारक के उदाहरण आप लिख सकते हैं। अच्छा, रोजगार, ठीक है, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये लिख देना आप सभी। ये प्रवास के अपकर्ष कारक हुए, ठीक है। अच्छी शिक्षा, ठीक है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, ये लिख देना, ये प्रवास के अपकर्ष हुए। और प्रवास के प्रत्येकर्ष कारक के दो उदाहरण तो आप बता देना, बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, ये रोजगार का अभाव, ये लिख देना इस तरीके से। ये प्रतिकर्ष कारक के उदाहरण, ये अपकर्ष कारक के उदाहरण। समझ गए ना, समझ गए अच्छे से। अरे समझना प्यारे विद्यार्थी, नहीं समझ में आ रहा तो रट डालो, क्योंकि एग्जाम पास में है, ठीक है। चलो अगला देखो, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि बोकारो कारखाना किसके सहयोग से बना? बोकारो कारखाना, बोकारो, बोकारो, ये जो बोकारो कारखाना है वो किसके सहयोग से बना, ये पूछा है। तो बोकारो कारखाना किसके सहयोग से बना प्यारे विद्यार्थियों? तो इसमें ध्यान रखना आप सभी विद्यार्थी, बोकारो कारखाना प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक ट्रिक बता दूं आप सभी को। बोरू, ओ बोरू, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, ये ट्रिक याद कर लेना आप सभी अच्छे से। बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बोलो बार बार, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज। देखो यहां पे बो से याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, बोकारो कारखाना, कौन सा कारखाना? बोकारो कारखाना, बोकारो कारखाना, बोकारो क्या है? कारखाना है प्यारे विद्यार्थी, ध्यान रखना। और भी से याद रखना आप सभी विद्यार्थी, भी से याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, भिलाई कारखाना, कौन सा कारखाना? भिलाई कारखाना। अरे कौन सा कारखाना? भिलाई कारखाना प्यारे विद्यार्थियों, भिलाई कारखाना। दू से याद रखना, दुर्गापुर कारखाना, कौन सा कारखाना रे? दुर्गापुर कारखाना, कौन सा कारखाना? दुर्गापुर कारखाना, कौन सा कारखाना प्यारे विद्यार्थियों? दुर्गापुर कारखाना। उसी प्रकार से रा से याद रखना, राहुल केला कारखाना, कौन सा कारखाना? राहुल केला कारखाना। अरे कौन सा कारखाना है रे? राहुल केला कारखाना है, कौन सा? राहुल केला। तो आप याद रखना, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज। अब प्रश्न क्या पूछा था? प्रश्न आपको यह पूछा कि जो बोकारो कारखाना है वो किसके सहयोग से बना? तो बो से बोकारो, और यहां पे दे रखा है रूस। क्या दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों? रूस। मतलब बोकारो जो कारखाना है वो रूस के सहयोग से बना। भिलाई कारखाना किसके सहयोग से बना? भिलाई कारखाना में ये दे रखा है रू, मतलब भिलाई कारखाना भी किसके सहयोग से बना? रूस के सहयोग से बना। यहां पे दे रखा है दुर्गापुर कारखाना, दुर्गापुर कारखाना किसके सहयोग से बना? बे से याद रखना, ब्रिटेन के सहयोग से बना। अरे ब्रिटेन के सहयोग से बना कौन सा कारखाना है प्यारे विद्यार्थियों? ब्रिटेन के सहयोग से बना है दुर्गापुर कारखाना, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर कारखाना, ठीक है। और जैसे जर्मनी के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से कौन सा कारखाना बना हुआ है? राउरकेला कारखाना। समझ में आया आप सभी के? अरे समझ में आया क्या? एक प्रश्न आप ये भी याद कर लेना प्यारे विद्यार्थियों साथ साथ में कि जो बोकारो कारखाना ये कहां है? ये है झारखंड में। कहां है प्यारे विद्यार्थियों? झारखंड में। और भिलाई कारखाना कहां है? भिलाई कारखाना है छत्तीसगढ़ में। कहां है प्यारे विद्यार्थियों? छत्तीसगढ़ में। मैंने 36 लोगों की भलाई की थी, मैंने 36 लोगों की भलाई की, मैंने 36 लोगों की क्या की थी? भलाई की थी। तो भिलाई कारखाना छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, ये याद रखना। बोकारो मारतो क्यों झाला देतो क्यों, बोकारो मारतो क्यों झाला देतो क्यों, बोकारो मारतो क्यों झाला देतो क्यों। तो बोकारो कारखाना झारखंड में। दुर्गापुर कारखाना कहां है? दुर्गापुर कारखाना पश्चिमी बंगाल में। कहां है प्यारे विद्यार्थियों? दुर्गापुर कारखाना पश्चिमी बंगाल में। और राउरकेला कारखाना कहां है? राउरकेला कारखाना है उड़ीसा में। अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं, अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं प्यारे विद्यार्थियों कि बोकारो कारखाना किसके सहयोग से बना? आप कहेंगे भाई बोकारो कारखाना रूस के सहयोग से बना। मैं पूछूं भिलाई कारखाना किसके सहयोग से बना? आप कहेंगे रूस के सहयोग से बना। मैं कहूंगा दुर्गापुर कारखाना किसके सहयोग से बना? आप कहेंगे ब्रिटेन के सहयोग से बना। मैं कहूंगा राउरकेला कारखाना किसके सहयोग से बना? आप कहेंगे जर्मनी के सहयोग से बना। बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बोरू भीरू दुबेराज, बार बार बोलना, बार बार अभ्यास करना प्यारे विद्यार्थियों। इस ट्रिक से आप आराम से ये सब कुछ याद कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो प्यारे विद्यार्थियों, पूरी गारंटी लेता हूं आप 5 दिन पढ़कर टॉप कर सकते हैं। आज ही जुड़ जाना रामबाण बैच के साथ। प्ले स्टोर पे जाना, महेंद्र बेवर कोचिंग सर्च करना। अगर आपने रामबाण बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना प्यारे विद्यार्थियों, पूरी गारंटी है, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है 5वां। कोलखडोज की जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया वह है कोहलकोड। देखो मेरी बात याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, सोवियत संघ है ना, सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ, सोवियत संघ में जो है प्यारे विद्यार्थियों सामूहिक कृषि, कौन सी कृषि? सामूहिक कृषि। सोवियत संघ में जो है सामूहिक कृषि को क्या नाम दिया गया है? सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को नाम दिया गया है कोलखडोज। क्या नाम दिया गया है? कोलखडोज। तो ये याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, पूछा जाए कि कोलखडोज क्या है
तो कोल खडोज क्या है? सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खडोज कहा गया है। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या कहा गया है? कोल खडोज। ये आपको याद रखना है, सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खडोज कहा गया है। तो बस इसका आंसर ये हो जाएगा आपके, कोल खडोज। जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया वह है कोल खडोज कर देना, कोल खडोज। ठीक है, जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया, कोल खडोज जिस प्रकार की कृषि को नाम दिया गया है, मतलब यहां पर सोवियत संघ में किस प्रकार की कृषि को नाम दिया? कोल खडोज। ये प्रश्न क्या आपके सामने? सामूहिक कृषि। तो यहां पर आपके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सामूहिक कृषि। कौन सी कृषि? सामूहिक कृषि। कौन सी कृषि प्यारे विद्यार्थियों? सामूहिक कृषि आ जाएगा। ठीक है, विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? आप कहेंगे द्वितीय क्षेत्र में। प्यारे विद्यार्थियों क्या कहेंगे आप सभी? द्वितीय क्षेत्र में। जैसा कि हमें पता है प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक क्रियाएं, प्राथमिक क्रिया में क्या क्या होता है? अरे प्राथमिक क्रिया में क्या क्या होता है? कृषि करना, पशुपालन करना, शिकार वगैरह करना, आखेट, मछली पकड़ना। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो खनन वगैरह, ये सब किसमें आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्राथमिक में आते हैं। हमने खेती की जैसे कि कपास की खेती की। अरे कपास की खेती करना किसमें आएगा प्यारे विद्यार्थियों? प्राथमिक में आएगा। कपास की हमने खेती की और कपास को हम ले गए अपने मार्केट में, उद्योग बाजार में ले गए। ठीक है, फिर बाजार से वो उद्योगों में गया, कपास से बना धागा, कपास से क्या बना? धागा बना, और धागे से हमने तैयार कर दिए कपड़े। तो बताओ कपास का हमने पुनर्निर्माण किया नहीं किया? कपास था प्यारे विद्यार्थी, उससे धागा बना और धागे से कपड़े बन गए, और कपड़े बन गए तो ये मार्केट में हम बेचने लगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? हमने विनिर्माण यानी कि पुनर्निर्माण किया नहीं किया? कपास से हमने धागा बना, धागा से कपड़े, पुनर्निर्माण किया नहीं किया? तो ये विनिर्माण संबंधित सभी क्रियाएं किसमें आएगी प्यारे विद्यार्थियों? द्वितीय सेक्टर में। किसमें आएगी? आपके द्वितीय सेक्टर में। तो यानी कि इसमें जो आंसर हो जाएगा आपके वो ये हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां मिलता है? विश्व का सघनतम रेल तंत्र कहां मिलता है? तो विश्व का सघनतम रेल तंत्र मिलता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप क्या हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। विश्व का सघनतम रेल तंत्र आपके यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जो व्यस्तम जलमार्ग है वो आपका हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। यह विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग, ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे विद्यार्थियों। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ये देखो प्रश्न नवा प्रश्न कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य। तो देखिएगा यहां पर आगे, भारत का प्यारे विद्यार्थियों, भारत का सर्वाधिक जनघनत्व, ठीक है, कौन सा? जनघनत्व वाला राज्य। ठीक है, जनगणना वाला राज्य की यहां पर बात की जा रही है। पहले तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, मैं अगर आपको पूछूं कि बताइएगा भारत का जनसंख्या घनत्व बताओ फटाफट। भारत का जनसंख्या घनत्व बताओ मैंने जल्दी से। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आप करेंगे 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। उसी प्रकार से मैं अगर पूछूं आपको कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही कहा आपने। अब भारत के अंदर भी प्रमुख राज्य में बात करते हैं, तो भारत में भी प्रिय विद्यार्थियों याद रखना, एक तो होता है आपके सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य, एक तो सर्वाधिक, और एक आपके न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य। तो न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य की बात करें तो वो है आपके सामने अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है रे? अरे कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कौन सा है? बिहार। तो प्यारे विद्यार्थियों यहां पर याद रखना आप सभी कि भाई न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जो है प्यारे विद्यार्थियों ये आपके जो है अरुणाचल प्रदेश का है। बिहार का कितना है? बिहार का है 1107। कितना है बिहार का? 1100 है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये जो है प्यारे विद्यार्थियों ये हो जाएगा आपके। सर्वाधिक पूछा तो बिहार करना, न्यूनतम पूछा तो अरुणाचल प्रदेश करना। और आपको ध्यान रखना ये भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व पूछे तो आपको करना है 200। भारत का जनसंख्या घनत्व पूछे तो आपको करना है 382। और भारत में भी राज्य में पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा? तो बिहार। बिहार का कितना है? 1102। और न्यूनतम कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसे आपको यहां पर याद होना चाहिए, ऐसे तभी तो टॉप करोगे, नहीं तो फूफाड़ी बोल देते मेरे पत्तों को। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हर एक प्रश्न को ध्यान रखना आप सभी। आपको कुछ नहीं करना, बस टॉपर बनना है। ठीक है, अच्छे से मेहनत करो प्यारे विद्यार्थियों। और अगर रामबाण बैच आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, मैं फिर कह रहा हूं आपको। ऐसी क्लासें दे रखी वहां पे, ठीक है, बुलेट क्लास, कैप्सूल क्लास, वो पढ़ लेना अच्छे से, मैराथन क्लास। देखो आगे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे,
ग्रामीण बस्तियों में प्रमुखता कौन सी क्रिया होती है? अरे प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामीण बस्तियों में हम क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं, खेती वगैरह करते हैं, कृषि करते हैं। तो ये प्राथमिक में आएगी ना आएगी? प्राथमिक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्राथमिक क्रिया ही। ठीक है, प्राथमिक इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखो आगे, अगर देखो प्यारे विद्यार्थियों यहां पे 11वां क्वेश्चन, जल संभर प्रबंधन से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में चला? मैंने आपको प्यारे विद्यार्थियों जल संभर प्रबंधन से संबंधित जल संभर प्रबंधन से संबंधित प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार के कार्यक्रम मैंने आपको बताए थे। एक तो कार्यक्रम है आपके सामने नीरू मीरू जल और आप। ठीक है, नीरू मीरू कार्यक्रम कहां चला था? ये चला था प्यारे विद्यार्थियों भारत के आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। एक आपके सामने चला प्यारे विद्यार्थियों कौन सा? अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, अरवारी पानी। ठीक है, याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, भूल मत जाना। अरवारी पानी संसद कार्यक्रम, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम। ये कहां चला था? ये कार्यक्रम कहां चला था प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में, अलवर राजस्थान के अंदर, अलवर राजस्थान। ठीक है, अलवर राजस्थान में ये कार्यक्रम चला था। तो दोनों प्रकार के कार्यक्रम आप याद रखना, नीरू मीरू आंध्र प्रदेश, अरवारी पानी संसद कार्यक्रम अलवर जिला, राजस्थान अलवर। ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? प्रादेशिक नियोजन प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं बताऊं आप सभी को, नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? प्लानिंग। यानी कि किसी भी कार्य को हम करने जा रहे हैं तो उसके हम क्या करेंगे? सबसे पहले रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे? रूपरेखा। ठीक है, रूपरेखा तैयार करेंगे, तो इसे कहते हैं आपके नियोजन। नियोजन प्यारे विद्यार्थियों दो प्रकार का एक तो होता है, एक तो आपके सामने है खंडीय नियोजन। कौन सा नियोजन है प्यारे विद्यार्थियों? खंडीय नियोजन। और एक आपके सामने है प्रादेशिक नियोजन। कौन सा नियोजन प्यारे विद्यार्थियों? प्रादेशिक नियोजन। अब यहां पर प्रश्न में क्या पूछा है? प्रादेशिक नियोजन। क्या पूछा है? प्रादेशिक नियोजन। दोनों प्रकार के नियोजन की यदि मैं बात करता हूं, खंडीय नियोजन में प्रिय विद्यार्थियों इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर की बात की जाती है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर की बात की जाती है, मतलब कृषि के क्षेत्र में विकास करना है। ठीक है, इस प्रकार से। और प्रादेशिक नियोजन में जो है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है पूरे प्रदेश, ठीक है, पूरे प्रदेश की यहां पर बात की जाती है। पूरे प्रदेश की यहां पर बात की जाती है प्रादेशिक नियोजन में। ठीक है, मतलब ये क्षेत्र विशेष की विकास पर ये ध्यान देता है। किस पर ध्यान देता है? क्षेत्र विशेष के विकास पर। क्षेत्र विशेष के विकास पर यह ध्यान देता है। कौन सा? प्रादेशिक नियोजन। ठीक है, इसका प्रमुख काम क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। भाई जो है सरकार जो है वो समान अवसर सभी जगह उपलब्ध करवा रही है या नहीं करवा रही है। ठीक है, तो क्षेत्रीय विशेष पर जोर देता है ये। ठीक है, पूरे प्रदेश को देखा जाता है इसके तहत। तो ये याद रखना, दो प्रकार के नियोजन, एक तो खंडीय नियोजन, एक प्रादेशिक नियोजन, दोनों इंपोर्टेंट आपके सामने। तो यहां पर देखो, ये प्रश्न क्या था? प्रश्न था आपके सामने कि प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? तो आप लिख सकते हैं क्षेत्र विशेष के विकास से है। ठीक है, ऐसे बता देना। अम्ल वर्षा का कोई एक कारण लिखेगा। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण प्यारे विद्यार्थियों वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम बताओ प्यारे विद्यार्थियों। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, मैंने दो प्रकार के घटक आपको बताए थे। अरे जनसंख्या परिवर्तन के तीन प्रकार के घटक है। जनसंख्या परिवर्तन के प्यारे विद्यार्थियों कितने घटक हैं? यहां पर आप बता सकते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और तीसरा लिख देना प्रवास। क्या लिखेंगे? प्रवास। ये तीन घटक आप बता देना, कोई भी लिख सकते हो आप, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। ठीक है, यहां पर जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम बताओ, आप लिख देना जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास भी आप लिख सकते हैं। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया? भारतीय रेल प्रणाली को बांटा गया 18 मंडलों में। ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? ब्राजील में कॉफी के बागानों को कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों फेजेंडा। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। अरे ये प्रश्न पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, कॉफी के जो बागान है, कॉफी के बागान, उन्हें क्या कहा जाता है? फेजेंडा। क्या कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों? फेजेंडा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेजेंडा पूछा जाता है। कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? कर्नाटक में। कहां होता है? ध्यान रखना, कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन होता है। और चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्यारे विद्यार्थियों असम में। कहां होता है? असम में चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है, कॉफी का होता है आपके कर्नाटक में। फिर देखो अगला क्वेश्चन, यहां पे क्या हो जाएगा? फेजेंडा हो जाएगा, फेजेंडा। इसमें आप कर देना प्यारे विद्यार्थियों फेजेंडा। ठीक है, कौन सा मार्ग रोम को चीन से जोड़ने वाली दूरी के व्यापार का प्रारंभिक उदाहरण है? तो इसमें आप बता देना प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा 17वें क्वेश्चन का आंसर? रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग? रेशम मार्ग हो जाएगा इसका आंसर, रेशम मार्ग। ठीक है, कौन सा मार्ग रोम को चीन से जोड़ने वाली दूरी के व्यापार का प्रारंभिक उदाहरण है? तो रेशम मार्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कार्यक्रम गंगा नदी की स्थिति में सुधार से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी की स्थिति से सुधार से संबंधित कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा यहां पे? अरे कौन सा कार्यक्रम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? नमामि गंगे कार्यक्रम, नमामि गंगे कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम की प्यारे विद्यार्थियों शुरुआत की बात करें तो शुरुआत हुई थी इसकी 2014 में।
नमामि गंगे कार्यक्रम हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी की स्थिति को सुधार संबंधी ये कार्यक्रम है, ध्यान रखना। इसकी शुरुआत 2014 में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखो आगे, फिर अगला क्वेश्चन है, परिवहन की मांग मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है? परिवहन की मांग जो है वो मुख्य रूप से किसको प्रभावित करती है? ये इस प्रकार से है। तो परिवहन की मांग प्यारे विद्यार्थियों आप लिख सकते हैं जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है? जनसंख्या के आकार। लिख देना आंसर, जनसंख्या के आकार को प्रभावित करती है परिवहन की मांग। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल हैं? यह प्रश्न आ गया आपके सामने। देखो, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 पूछा क्या आप सभी को? उच्च मानव विकास। मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों, अति उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न। ठीक है, ऐसा करना आप सभी को याद। देखिएगा, अगर अति उच्च पूछे तो आपको करना है 66, उच्च पूछे तो आपको करना है प्यारे विद्यार्थियों कितना है? अरे उच्च पूछे तो आपको करना है 53, 53, और मध्यम पूछे तो आपको करना है यहां पर 37, और आपको निम्न पूछे तो आपको करना है 33। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर देखिएगा, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार उच्च मानव विकास समूह में कितने देश शामिल हैं? यहां पे उच्च पूछा है, उच्च, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। अगर अति उच्च पूछता तो आप क्या करते? 66। अगर मध्यम पूछता तो आप क्या करते? 37। अगर निम्न पूछता तो आप क्या करते? 33। इस प्रकार से तो ये इस क्लास के अंदर प्यारे विद्यार्थियों हमारे सामने 20 क्वेश्चन थे। इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। ये है आपके सामने कैप्सूल फर्स्ट। देखा, इस तरीके से धुआंधार तरीके से आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव कमेंट कर देना। ठीक है, नेगेटिव कमेंट करना मत, क्योंकि पुपाड़ी बोल जाएगी इतनी मेहनत कर रहा हूं मैं, अपना 100% बेस्ट दे रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब कम दिन बचे हैं, बहुत कम दिन बचे हैं आपके सामने। आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी भी टॉपर बनना है, तो आज ही आपको कुछ नहीं करना, ये एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेना है। ये रामायण बैच महेंद्र ब्यावर कोचिंग, ये अपना ऐप है, प्ले स्टोर पे जाना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग सर्च करना। हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हजारों स्टूडेंट। अगर आपने भी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अभी भी जुड़ के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आराम से आप 2 दिन के अंदर, 2 दिन में आराम से आप चाहो तो महा मैराथन क्लास, 6 कैप्सूल, 6 बोर्ड पेपर, बुलेट क्लास और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज क्लास अच्छे से रट डाल सकते हो 2 दिन के अंदर सभी को। तो अभी भी टॉपर बन सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अभी लग जाना, ये ऐप डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यावर कोचिंग, और आज अभी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मैं मिलूंगा किसी और नए टॉपिक के साथ। अगली कैप्सूल लाई जाए या नहीं लाई जाए ये भी मुझे बता देना। मिलते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत। बाकी आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अच्छे से तैयारी करो, जी जान लगा दो प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ओके।